एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, D1 हो गया था, D2 हो गया था, D3 भी हो गया था। ठीक है, अब चल रहा है D4। D4 D4 में कोई डाउट? सर हाँ, थर्ड सर उन्होंने पीछे रियल एक्सेप्ट 6 दिया है, वो 6 को इंक्लूड की नहीं किया है, वो समझ में नहीं आया। अच्छा एक मिनट देख लो फिर इसको। थर्ड ना, ये वाला एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो एक तरीके से ये देख लो, अब ये ऊपर वाले के फैक्टर्स x माइनस 3, एक्स प्लस 3 ये आएंगे अपॉन x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 हम कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन ये जब कैंसल आउट करते हैं तो हम क्या लिखते थे उस टाइम पे? इस साइड में X ये not लिखना equal जरूरी to होता 3. था कि x 3 नहीं हो सकता है कि नहीं? तो यहां से देख लो, अब ये कैंसल आउट कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया। तो जब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला उसका ग्राफ आता है। तो तुम ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में इसकी रेंज क्या आएगी? ग्राफ को देखते हुए पूरा ग्राफ हमें मिलेगा, रेंज क्या आएगी? y की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है? शेडेड रीजन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वैरी कर रही है कि नहीं? तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा r। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या x 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग y की कौन सी वैल्यू आती है? 6। तो वो भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो x बिलोंग्स टू r आ रहा है, हमें उसमें से 6 को हटाना जरूरी है। ठीक है, तो ये उसकी रेंज है। फिर उसके बाद और कौन सा था? फोर्थ, D4 का फोर्थ। तो ये तो बहुत आसान है अमरुद जी, यहाँ पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे गिवन है एक्स क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो साइन के अंदर में एक्स क्यूब है, कॉस के अंदर में भी एक्स क्यूब है, मतलब दोनों में सेम एंगल है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है? 1। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद और कोई डाउट D4 में? D4, D5, So fourth. फोर्थ। ओके, और फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो D5 में फोर्थ देख लो, सबसे पहले फोर्थ। ठीक है, तो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 6। ठीक है, फोर्थ 6। तो पहले D4 देख लो, यहाँ पे ln अंदर में क्या गिवन है? 8 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x माइनस 2।
ठीक है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो अब हमें इसकी क्या चाहिए, रेंज चाहिए, क्या आती है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, पहले हम इस अंदर वाले की रेंज निकाल लेते हैं। अंदर वाला देख लो क्या है, अंडर रूट। तो इस x माइनस 2 को भी अंडर रूट के अंदर में भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये ln के अंदर में ये फंक्शन है। अब अंडर रूट के अंदर में ये वाला पार्ट आ रहा है, उसको फिर अलग कर लेते हैं हम। ध्यान से सुनना, पहले ln के अंदर वाले फंक्शन की हम रेंज निकाल रहे हैं, लेकिन ln के अंदर में अंडर रूट आ रहा है और फिर उसके अंदर में एक फंक्शन है। तो अंडर रूट के अंदर में जो फंक्शन आता है पहले हम उसकी रेंज निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, इसकी हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y इंटू एक्स, और यहाँ पे इसका डोमेन क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2। मतलब x की जो भी वैल्यू रहेगी वो तो रियल रहेगी, बस 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, इस वाले फंक्शन का। ठीक है, ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जब इधर आ जाएगा तो y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब केसेस, केस 1, जब y नॉट इक्वल टू -1 है, y नॉट इक्वल टू -1 तो ये क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक देख लो कैसा x में है, और x तो रियल है, भले ही 2 नहीं हो सकता लेकिन बाकी जो भी होगा वो रियल होगा, तो इसके रूट्स रियल रहेंगे। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 16y स्क्वायर माइनस 4 इंटू y प्लस 1 इंटू 4y माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 4 बाहर, ये 4 इंटू 4 16, यहाँ से जो 4 आ रहा है तो 16 गया, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आता है। ठीक है, लेकिन y क्या नहीं हो सकता है, अब -1 नहीं हो सकता है। तो केस 1 में जो आंसर आ रहा है y बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -1, और हमने जब केस 2 ली जिसमें y इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 लिया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। और -1 पे जो वैल्यू आ रही है इसकी 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 एक रियल नंबर आ रहा है। मतलब जो x में क्वाड्रेटिक बना था उसमें y की जगह पे हम -1 पुट कर रहे हैं, तो x रियल आ रहा है, तो y इज इक्वल टू -1 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो फाइनली जब ये लेंगे तो y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, -2 टू इंफिनिटी। मतलब ये किसकी रेंज आई है, अब ये रेंज आई है, ये अंडर रूट के अंदर में जो फंक्शन था उसकी, 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 का जो स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब जिसको अगर हम अंडर रूट के अंदर में भेजेंगे, क्या ये निगेटिव वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जा सकता है क्या, निगेटिव वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जा सकता है क्या, नहीं, नहीं। नो सर, कौन सी वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जाएगा, 0 से बड़ी है, 0 से 0 से बड़ी। तो तुम खुद बताओ, यहाँ पे ये -2 टू 0 तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर में भेजना है। तो अंडर रूट के अंदर में भेज दिया तो इसकी रेंज क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं। अंडर रूट के अंदर में भेजना है तो निगेटिव वैल्यू तो वो नहीं ले सकता है, तो निगेटिव वाला पार्ट हमने हटा दिया। तो बचे हुए पार्ट का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो वो ये आता है 0 टू आगे इंफिनिटी। अब इसको अगर हम ln के अंदर में भेजते हैं तो ln के अंदर में क्या ये 0 वैल्यू लेके जा सकता है क्या,
नो सर, No. नहीं, ये कौन सी वैल्यू लेके ln के अंदर में जाएगा? ओनली ग्रेटर देन 0। Greater ओनली than ग्रेटर 0. देन 0। तो ln का ग्राफ हम देखेंगे किसके लिए? ग्रेटर देन 0 के लिए। जब उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है उसके लिए, तो ये पूरा ग्राफ आएगा ln का। तो रेंज क्या आ जाएगी फाइनल? अब ln जब लगा रहे हैं हम, तो 8 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 2 का वो अंडर रूट के अंदर में है स्क्वेयर, ये ग्रेटर देन ln 0 एंड लेस देन ln इंफिनिटी, ये आ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये उसकी रेंज है। ठीक है, क्लियर है फोर्थ का? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर में जो आता है उसकी रेंज निकाली, फिर उसको अंडर रूट के अंदर में भेजा तो वो निगेटिव वैल्यू नहीं लेके जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएगा, तो फिर उसकी रेंज आ गई। फिर उसको हमने ln के अंदर में भेजा और उसके अकॉर्डिंगली फिर पूरे फंक्शन की रेंज। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ अभी रहने दो, फिफ्थ हमने नहीं किया था। हाँ सर, डिफ है एक बार। सिक्स डाउट है क्या किसी का? Yes, sir. ठीक है, तो सिक्स में बताओ हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कौन बताएगा? किसकी रेंज से शुरुआत करेंगे? X square minus ये X तो square पता चल गया minus ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इससे शुरुआत करेंगे। और हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज भी देख ली थी, वो कितनी आती है, -1/4 टू इंफिनिटी। फिर इसको हमने 4 की पावर में चढ़ा दिया, तो उस वक्त हम ना हमारा e की पावर में चढ़ाना रह गया था, जो क्लास में मैंने किया था क्वेश्चन, तो बाद में लास्ट में करेक्ट करवाया था। तो ये 4 की पावर में -1/4 एंड ये 4 की पावर इंफिनिटी, तो वो इंफिनिटी जाता है। अब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आगे इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज। ठीक है, उसमें 16 ऐड किया तो माइनस इन्फिनिटी में 16 ऐड करो तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, चेंज थोड़ी होगा वो ज्यादा। तो ये 16 माइनस 4 की पावर -1/4। अब इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट ले लिया तो ये निगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता है, तो ये कहां से कहां तक आएगा, 0 टू अंडर रूट 16 माइनस 4 की पावर -1/4। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 के ऊपर हम क्लोज नहीं ले सकते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, ये 1/0 इंफिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 4 की पावर -1/4। तो ये उसकी रेंज है। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद 7 8 यस सर। 8। ठीक है, पहले 8 देख लो। अब 8 में अभी सेम वही, अभी हमने जो लिखा किया था ना ln वाला, पहले हमने किसकी रेंज निकाली, अंडर रूट के अंदर वाले फंक्शन की, फिर अंडर रूट लगा दिया, फिर ln लगा दिया। सेम यहाँ पे पहले अंडर रूट के अंदर में जो आ रहा है उसकी रेंज निकालेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, फिर साइन लगाएंगे, ऐसे अप्रोच करेंगे। तो ये देख लो, पहले बताओ एक्स स्क्वायर की रेंज, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 टू 0 टू इंफिनिटी। उसको हमने माइनस कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू 0, उसमें पाई स्क्वायर बाई 16 को ऐड कर दिया, तो ये पाई स्क्वायर बाई 16, और माइनस इंफिनिटी में उसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा डिफो, लेकिन वो रहेगा माइनस इंफिनिटी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन माइनस इंफिनिटी ही रहेगा वो।
फिर उसके बाद इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट ले लिया तो ये निगेटिव तो वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि उसको अगर हम अंडर रूट के अंदर में भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जाएगा, तो उसका अंडर रूट 0 टू अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 टू कितना पाई बाई 4। अब इसके ऊपर क्या लगा दिया, साइन, तो साइन लगा दिया, तो साइन का ग्राफ हम देखेंगे 0 टू पाई बाई 4 के लिए, तो ये 0, ये पाई बाई 4, तो 0 टू पाई बाई 4 के लिए ये ग्राफ, तो साइन की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, ये वेरी करेगी 0 टू 1 बाई रूट 2। क्लियर है, स्टेप्स क्लियर है इसके, कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को। यस सर। लेकिन ये तो 3 बाई रूट 2, अच्छा बाद में उसको साइन को 3 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे 3 से भी बाद में मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में देखो 3 से भी मल्टीप्लाई है वो। 9, 10, 11 कौन सा, 10th आसान है, f ऑफ x, और ये कितना आएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1, और यहाँ पे देख लो ये साइन ऑफ साइन x प्लस cos x, तो साइन x प्लस cos x कहां से कहां वेरी करता है, -√2 से √2। फिर उसके ऊपर साइन लगा दिया तो वो कहां से कहां वेरी करेगा, ये है कि नहीं, क्लियर है। इलेवन, फिर उसके बाद D6 में कुछ है क्या, अच्छा फ्रैक्शनल वाला वगैरह है इसमें, लेकिन कुछ तो करने लायक थे। D6 किया है, यस सर। ठीक है, तो D6 में बस लास्ट वाले में फ्रैक्शनल है, बाकी तो बन जाते हैं। तो पहला D6 में फर्स्ट, सेकेंड, यस सर। यस सर, सेकंड। तो सेकेंड देख लो, जब मॉड लगा हुआ है तो ऐसे फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। एक तो तरीका क्या है, हम पहले मॉड को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी रेंज निकालेंगे, एक तरीका ये है। हमें उससे नहीं जाना है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, केसेस बनाने पड़ेंगे हमें मॉड को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 टू पाई बाई 2 एक केस, फिर पाई बाई 2 टू पाई, पाई टू 3 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। पाई टू पाई बाई 2 टू पाई में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ये वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ती, लेकिन अभी देख लो इसको डायरेक्टली करने का तरीका, सर्कल से हम जाते हैं, तो यहाँ पे बताओ उसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1। 1। ठीक है, पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू बताओ तो कितनी आएगी, मतलब एक तरीके से ये देख लो, अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ रहता, मॉड नहीं लगा हुआ रहता तो इसकी रेंज क्या होती, -√2 टू रूट टू। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर मॉड लगा दिया तो क्या ये निगेटिव वैल्यूज ले सकता है क्या, नो सर। नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो तो √2 जा सकती है क्या नहीं, पॉजिटिव तो वैल्यू लेगा और मैक्सिमम वैल्यू √2 जा सकती है, और यहाँ पे पाई बाई 4 पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जाती है √2, मैक्सिमम वैल्यू इसकी √2 जा सकती है। एंड फिर उसके बाद इस पॉइंट पे बताओ तो वैल्यू क्या आती है, एंगल जब पाई बाई 2 होगा तो
वन 1. 1। यहाँ पे एंगल 0 है तो साइन 0 cos 1, तो वैल्यू 1 आ रही है। फिर हमने देखा कि अगर इसके ऊपर मॉड नहीं लगा हुआ रहता तो इसकी रेंज क्या आ जाती, -√2 to √2, लेकिन मॉड लगा दिया है तो निगेटिव वाली वैल्यू तो ये नहीं ले सकता, लेकिन मैक्सिमम जा सकता है। और यहाँ पे वो मैक्सिमम कौन से एंगल के लिए जाएगा, तो π/2 π/4 के लिए। देख लो π/4 के लिए ये 1/√2 1/√2, तो वो √2 जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 π/4 पे बताओ, 3 π/4 पे बताओ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 π/4। ये वाला 1/√2 उसका मॉड 1/√2, ये वाला -1/√2 उसका मॉड 1/√2, तो दोनों का सम √2। पाई पे बताओ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1. 1। पाई पे साइन 0 हो जाएगा, कॉस -1 हो जाएगा, लेकिन -1 का मॉड 1। अगेन अगर हमने 5 π/4 पे देखा तो वो √2, यहाँ पे 1। तो इस पूरे सर्कल को देखो, वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रही है, 1 से √2। 1 से √2। अगर हम ये वाला लेते y, तो y की वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है, 1 to √2, तो यही उसकी रेंज। क्लियर है, यही उसकी क्या हो और वो जाती, रेंज हो जाती। फिर उसके बाद माइनस लगा देते हैं। अब y इज इक्वल टू मॉड साइन x माइनस मॉड कॉस एक्स। तो माइनस वाला थोड़ा अलग तरीके से डील होता है, ठीक। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यहाँ पे -1। बस, हाँ -1 आएगी। यहाँ पे 1. 1, इस वाले पॉइंट पे 1. अरे नहीं, -1. -1 ही आएगी -1 ना, सर। -1 का मॉड 1, लेकिन बाहर में 1 माइनस लगा हुआ है तो -1। यहाँ पे वैल्यू -1 1। π/4 पे वैल्यू कितनी आती है बताओ, 0. 0। फिर उसके बाद 3 π/4 पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो इसको देखते हुए बताओ वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रही है। मतलब एक एंगल ऐसा आएगा, एक क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसके लिए ये दोनों मॉड की वैल्यू सेम आने वाली है, और वो यहाँ पे एंगल हम बता सकते हैं, इस वाले केस में डायरेक्टली बता सकते हैं वो कितना आता है, π/4 आता है। तो तुम खुद बताओ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी इसकी, -1 to 1. -1 to 1। क्लियर है। अब इसी को जनरलाइज करते हुए हम उसका देखेंगे। पहले तो ये y इज इक्वल टू 3 मॉड साइन x प्लस 4 मॉड कॉस x, यहाँ पे बीच में प्लस है। तो तुम बताओ अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ रहता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती, -5 to 5। 5. मैक्सिमम वैल्यू 5 जाती। मतलब एक क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे 0 to π/2 की बात करेंगे तो बीच में ऐसा कोई एक एंगल आएगा। अब इस केस में हम एंगल नहीं बता सकते, यहाँ पे जैसे हम एंगल बता पा रहे थे ना, प्लस वाले को देख लेना कैसे डील कर रहा हूं मैं। प्लस वाले को मैंने क्या किया, पहले तो इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद मैंने मॉड हटा दिया और देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, तो √2। मतलब एक क्वाड्रेंट में हमें एक एंगल ऐसा मिलेगा जिसके लिए इसकी वैल्यू √2 आने वाली है, इसमें भी एक एंगल ऐसा मिलेगा वैल्यू √2 √2 √2, और वो एंगल हम यहाँ पे बता सकते हैं π/4, यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पहले बताओ कितनी आती है इस पॉइंट पे, 4. 4। यहाँ पे 3. 3, यहाँ पे 4. 4, यहाँ पे 3। 3. अब बीच में ऐसा कोई एक एंगल आएगा जहां पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 5 जाएगी ना।
एंगल 53 देख लो यहाँ पे, चलो एंगल भी पता चल जाएगा। 53 पुट करो, साइन 53 कितना होता है? 4/5 4/5। तो 4/5 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 12/5 12/5। यहाँ पे ये 12/5 तो 24/5 आता है। लेकिन अगर हम 37 की बात करेंगे, 37 पे साइन कितना होता है? 3/5 तो ये 9/5 प्लस ये 16/5 आ जाएगा। तो वैल्यू 5 जाती है ना 37 पे, है कि नहीं? 37 डिग्री मतलब बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे वैल्यू 5 जाएगी। यहाँ पे भी 5 आएगा किसी एंगल पे, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो तुम इसको देखते हुए बताओ इसकी रेंज क्या है? 3 to 5 3 to 5 है ना। मैक्सिमम वैल्यू देखना, मिनिमम देखना, इस पूरे इसमें मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 3 है, तो रेंज 3 to 5। क्लियर है? लेकिन जब आप बीच में ये लगा हुआ रहेगा माइनस, तो इसको डील कैसे करना है? पहले हम थर्ड यहाँ में पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे उसकी वैल्यू -4, यहाँ पे 3। देख लो पुट करके, 0 पे ये 0, ये 1 आ जाएगा। 4 इंटू 1 4, और ये माइनस लगा हुआ है तो -4, और ये 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3। अब बीच में ऐसा एक एंगल आएगा जहां पे इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है कि नहीं? 53 डिग्री। 53 पे ये भी 12/5, ये भी 12/5, मतलब वहां पे ये कितना हो जाएगा? 0। सेम यहाँ पे भी एक एंगल ऐसा होगा जहां पे 0, जहां पे 0 आ जाएगा। तो इसकी रेंज -4 to 3। -3 क्लियर? क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालनी है? प्लस होता है तो कैसे डील करना है, अगर माइनस आता है तो? क्लियर है? yes sir फिर उसके बाद थर्ड। सर हाँ सर हम इसको केसेस बना के नहीं कर सकते हैं? बोला ना मैंने, स्टार्टिंग में क्या बोला था, सुन रहे थे क्या? बताया था ना केसेस बना के भी किया जा सकता है, लेकिन वो केसेस बना के गंदा हो जाता है। थोड़ा और आसानी से हमें करना है तो और आसानी से देख लो। ये केसेस देख रहे हो क्या 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 बनाने पड़ेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट की केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 केसेस हमें बनाने पड़ेंगे और फिर वहां से उसका आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अभी रहने दो। सिक्स्थ अभी हमने जीआईएफ की प्रॉपर्टीज नहीं देखी है पूरी। क्लियर है ये? D7 तो अभी नहीं किया जा सकता है ना? नहीं हाँ D7 तो रहने दो। कोई डाउट रह गया है अब रेंज का? रेंज का कोई डाउट? पार्ट टू, पार्ट टू में भी थे क्या? D6 में 3 ब्रैकेट्स है, कौन सा D6? पार्ट 1 या पार्ट 2?
D6 में 3 ब्रैकेट से कहाँ गया वो D6 अब? हाँ, क्या हो गया? अब मैंने बताया ना, इसको अभी नहीं करना है, बाद में। वो वैसे 3 ब्रैकेट्स मतलब GIF के अंदर में GIF के अंदर में GIF है, ये है वो। ठीक है, सर थर्ड लो ना। कौन सा? थर्ड? थर्ड देख लो, 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है? 6 square है। 6 square x। ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा? मतलब किसके साथ आएगा? मॉड के साथ आएगा, मॉड sec x। और यहाँ पे मॉड साइन है, ये कोसेक x। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो साइन x मॉड कॉस x, यहाँ पे कॉस x मॉड साइन x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें डिफाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सिंगल मॉड कॉस और ये नहीं है, यहाँ पे मॉड कॉस के साथ साइन भी है एंड साइन के साथ कॉस भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो डिफाइन ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ? दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे x किसके बीच में वैरी कर रहा है? 0 to π/2। तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुए तो y = sin x into cos x प्लस cos x into sin x। तो ये देख लो 2 sin x cos x बन जाएगा, और 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज निकालनी है जब x 0 to π/2 वैरी कर रहा है। तो जब x 0 to π/2 है तो 2x किसके बीच में वैरी करेगा? 0 to π, है कि नहीं? तो अब हम साइन का ग्राफ देखेंगे किसके लिए? 0 to π के लिए। तो ये देख लो साइन का ग्राफ 0 to π के लिए, क्योंकि साइन के अंदर की क्वांटिटी 2x है। जब x 0 to π/2 है तो 2x किसके बीच में वैरी करता है? 0 to π। तो साइन का ग्राफ हम 0 to π के लिए देखेंगे। तो ये ग्राफ, अब तुम बताओ इसकी रेंज क्या आएगी? इस ग्राफ को देखते हुए 0 to 1। 0 to 1। तो ये तो केस 1 का आंसर है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, कौन पॉजिटिव रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? Sin x। साइन पॉजिटिव एंड कॉस Negative। कॉस निगेटिव। तो ये देख लो y = पहला वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा कॉस वाला, एंड साइन वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, दोनों का सम 0। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। x belongs to π to 3 π/2। तो दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे? नेगेटिव के साथ। तो y = -sin x cos x minus cos x sin x। तो ये बन जाएगा -sin 2x। तो यहाँ पे 2x किसके बीच में वैरी कर रहा है? 2 π to 3 π। तो पहले साइन लगा दिया तो उसकी रेंज क्या आएगी? 0 to 1। देख लेना साइन का ग्राफ अगर हम इसके बीच में देखते हैं 2 π to 3 π, ये यहाँ पे 2 π और यहाँ पे 3 π आता है। ठीक है, तो 2 π to 3 π में ये ग्राफ मिलेगा हमें साइन का। तो उसकी रेंज 0 to 1। लेकिन हमें क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कितना आ रहा है? -1 to 0। इसका मतलब यहाँ पे y -1 to 0 के बीच में आएगा। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ क्या आ जाएगा y? फोर्थ क्वाड्रेंट 0।
0, क्योंकि उसमें कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन निगेटिव रहता है, तो कॉस वाला पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, साइन वाला निगेटिव, तो वो 0 हो जाएगा। अब फाइनली सारे केसेस का हमें यूनियन लेना है। ये केस 1 है, यहाँ पे केस 2 है, ये केस 3 है, और ये केस 4 है। अगली, अच्छा इसके बाद वाली केस 4 है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों का यूनियन बताओ क्या आता है? -1 to 1. -1 to 1। तो ये इसका आंसर है। तो देख लो, अगर इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जैसे ये वाला, इसके पहले वाला, इसको अगर हमें केसेस बना के करना होता तो वो कितना लेंथी जाता, देख रहे हो। लेकिन ये थर्ड वाले में कोई और चारा नहीं था, क्योंकि इसमें मॉड cos x के साथ sin x भी आ रहा है, sin x के साथ cos x भी आ रहा है, तो इसको केसेस बना के डिफाइन करके ही करना है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जब मॉड साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है, मॉड cos के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो डायरेक्टली हम सर्कल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्लियर है इस तरीके के क्वेश्चन की रेंज कैसे निकलती है? किसी को कोई डाउट इसमें? जिन्होंने भी घर पे इसको सॉल्व किया होगा उनको और अच्छे से समझ में आया होगा ये। और ध्यान रखना, डिस्कशन मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें या हर एक तरीके का क्वेश्चन क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगर लगता है कि वो डिस्कशन में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो उसी वक्त हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये वाला, इसको हमने उधर नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि डिस्कशन अगर होगा तो कोई ना कोई पूछेगा, तो उसी वक्त उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो गया। तो दोनों तरीके से सीखते हैं हम मैथ्स को, एक तो क्लास में भी सीख रहे हैं, लेकिन हर एक चीज क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाती मैथ्स में, को बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो डिस्कशन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम उसी के लिए संभाल के रखते हैं, डिस्कशन के वक्त बताने के लिए। क्लियर है अब ऐसे क्वेश्चन की रेंज कैसे निकलती है? Yes, sir. ध्यान रखना, डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है तो सॉल्व करना है इसको। तो पार्ट 2 अभी रहने देते हैं, पार्ट 2 हम बाद में कर लेंगे। मेरे ख्याल से किसी ने किया भी नहीं होगा पार्ट 2, या किया है? क्या है सर? क्या है? किया है क्या? चलो ठीक Yes, है, sir. पार्ट 2 कल के इसमें करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सर कर लो। अभी तो वो ग्राफ है ना। अच्छा, इतना बोल रहे हो तुम लोग, किया है तो चलो कर ही लेते, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। पार्ट 2 सेक्शन डी, D1 तो हमारा हो गया था, D2, D3, D4, इतना ही है ना? हाँ, उसके बाद 1 1 ऑन है, तो D2, D9, D10 D3, D4। कोई डाउट? कौन सा कह रहे थे समर? सर D9 and D10. कौन सा? चैट में सर बताओ। D9 D9, और D9 पे उसमें वो कौन? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, D9 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना है। यस हाँ, सर D4। D4, D4 में चलो अंदर वाले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तुम बताओ, ये sin x माइनस cos x की रेंज क्या आती है? माइनस -√2 इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज -2 to 2. -2 to 2। उसमें फिर क्या ऐड करना है हमें? 3।
तो √2 sin x माइनस cos x प्लस 3, तो ये जब ऐड कर दिया तो रेंज 1 to 5। फिर उसके बाद ये log देख लो, log का बेस क्या है? √5 तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बेस अगर 1 से बड़ा है तो decreasing इंक्रीजिंग, बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ आता है इंक्रीजिंग वाला। तो ये देख लो, लॉग जब हमने लगा दिया, लॉग के अंदर की क्वांटिटी जिसका बेस √5 है, उसके अंदर की क्वांटिटी कहां से कहां वेरी कर रही है? इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ये t है, तो t कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 to 5। और ये मान लो ग्राफ इसका है y इज इक्वल टू log t बेस √5 का, तो ये t कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 to 5। तो देख लो 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और t की जगह पे जब 5 पुट करेंगे हम, तो देख लो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो हमें ये वाला ग्राफ मिलने वाला है। तो तुम बताओ y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है शेडेड रीजन में? y एक्सिस के ऊपर देख के बताओ। 0 to 2 0 to 2, तो ये उसकी रेंज है। ठीक है, एंड दर्शना मेरे ख्याल से अब D3 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है D3 में, कौन बताएगा? 2 की पावर x को t पुट कर देंगे। 2 की पावर x को t पुट कर देंगे। तो ये बताओ 2 की पावर x कहां से कहां वेरी करता है? 0 से 0 infinity to infinity। तो अपने आप रेस्ट्रिक्शन आ गए, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसका ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन t कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 टू इंफिनिटी, 0 के ऊपर ओपन है, तो ये ग्राफ आएगा 0 पे इसकी वैल्यू 1, तो y बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, सोचा करो थोड़ा सॉल्व करते वक्त। सर हाँ, सर 1 मिनट प्लीज लग लीजिए। सर मैंने इसमें क्या किया, वो √2 sin x माइनस cos x प्लस 3 उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली डाल दी, ग्राफ से नहीं देखा तो चलेगा? लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे बेस 1 से बड़ा था, इसकी वजह से इंक्रीजिंग आया और तुम्हारी रेंज सही आ गई। लेकिन कभी डिक्रीजिंग हो सकता है, या तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो सकता है, तो वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्राफ में ही देखने की कोशिश करना वहां पे, ठीक है? गलती नहीं होगी। ठीक, यस सर। ठीक है, ये तो हो गया डिस्कशन वाला पार्ट। उसके बाद मैंने 4-5 ग्राफ वो तुमने ड्रॉ किए घर पे? हाँ सर। कितने लोगों ने कर लिया है वो ग्राफ? Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सही है। लगभग 15 के आसपास बच्चों ने किया है, बाकी लोग भी करते तो अच्छा रहता। उसके पहले लेकिन तुमने पीछे वाले ग्राफ भी फिर से ड्रॉ किए थे ना? हाँ सर। ठीक है, तो देख लो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये लेक्चर है, रीशेड्यूल नहीं करना चाहिए, अब क्या करें, लेकिन मजबूरी थी, लाइट नहीं थी तो कहाँ से, शाम को ही लेना पड़ता, वरना अगर आज का लेक्चर कैंसिल कर देता तो सिलेबस पीछे हो जाता। लेकिन अभी शेड्यूल किया तो बच्चे कम हो गए, दिक्कत ही है दोनों तरीके से। दोनों लेक्चर्स ऐसे ही गए सर हमारे। हाँ, सुबह के दोनों लेक्चर्स पावर कट की वजह से रीशेड्यूल हो गए। वही तो यार, अभी यहाँ पे बारिश भी हो रही ना यार, क्या भरोसा इस पे, जा रही है लाइट, आ रही है।
रात से लाइट नहीं थी, अब वो एक तो क्लास हो गई मॉर्निंग वाली, बैटरी बैकअप की वजह से लैपटॉप के, तुम्हारी दूसरी थी, चार्जिंग ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ाते, तो शेड्यूल करना ही पड़ा। ठीक है कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो तो। हाँ कुछ पूछना है क्या दर्शना? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, और कौन सा रीशेड्यूल हुआ था तुम्हारा? फिजिक्स फिजिक्स का मतलब आज ही होने वाला है शाम को, या किसी और दिन होगा? आज ही है सर। हाँ ठीक है ठीक है, कभी कभी आप करना ही पड़ेगा, अब इसके भरोसे रहना पड़ता है ना, लाइट नहीं तो कहाँ से क्या कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर होता तो कोई झंझट ही नहीं रहती इन सारी चीजों की, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क के भरोसे रहना पड़ता है, लाइट के भरोसे जो अपने हाथ में है नहीं। सर हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x था। इसका अभी ग्राफ तो तो पहले हो ही एक्स गया। स्क्वायर का भी था ना, एक्स स्क्वायर था, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स था, बहुत सारे थे, तीन चार थे ना, 4 थे। तो ये तो ड्रॉ करना था ना, आधा रह गया था वो, तो बस मैच करवा लेना। सही आया है क्या तुम लोगों का? पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? एक्स स्क्वायर का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सबसे पहले इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। तो ये उसका ग्राफ, ठीक है। 1, इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे आती है एक्स स्क्वायर की, कौन से x के लिए? 1 प्लस माइनस 1 1 एंड माइनस -1, इन दोनों पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। फिर उसकी वैल्यू 2 कहाँ पे आती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू? √2 माइनस √2 √2 पे, एंड माइनस √2 माइनस √2 पे इसकी वैल्यू 2 आती है, इसकी वैल्यू 3 माइनस √3 पे, एंड माइनस √3 पे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएगी इसकी। फिर 2 भी, 2 वैल्यू कहाँ पे आती है इसकी, कौन सी? 4 वैल्यू, 4 वैल्यू आती है इसकी 2 पे एंड -2 पे, वो हम समझ जाएंगे आगे। अभी इतने वाले का ही हम बनाते हैं GIF वाला ग्राफ। तो ये 1 -1 -√2 -√3, यहाँ पे √2 √3, 1 पे 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी GIF की? 1, क्योंकि 1 पे एंड -1 पे एक्स स्क्वायर 1 हो रहा है, और 1 का GIF 1 ही आता है, तो यहाँ पे ये 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद -√2 एंड √2 पे एक्स स्क्वायर 2 होता है, उसका GIF 2, तो 2। ठीक है, 3 पे 3 होता है तो उसका GIF 3, तो ये 1 2 3, ये पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद हम ये वाला पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर के ग्राफ का ये वाला पार्ट। तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 to 1 0 to 1। और इसमें x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 to 1 0 to 1। x 0 to 1 वेरी कर रहा है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 to 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही बोला जाएगा उसको y एक्सिस के ऊपर देखना है, तो वैल्यू 0 to 1, उसका GIF 0। तो देख लो ये 0, और एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1 आ रही थी, तो यहाँ पे डार्क डॉट, तो यहाँ पे हॉलो आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं ग्राफ का, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 1 से 2 1 to 2, और x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा इस पार्ट के लिए? 1 to √2 1 to √2। मतलब x जब 1 to √2 वेरी कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 1 to 2।
तो 1 to 2 का GIF कितना आएगा? 1, ये वाला पार्ट। फिर हम अगला लेते हैं, इस ग्राफ का अगला पार्ट कंसीडर करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहां से कहां 2 to 3 वैरी कर रहा है, उसका GIF 2 to 3 का GIF उसके बीच के नंबर्स का तो वो 2 ही आएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो 3 आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनते जाएंगे। अब उसके बाद हम इसका भी पार्ट देख ले, निगेटिव में भी देख लेते, निगेटिव एक्स के लिए। जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं ग्राफ का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 to 1 अगेन 0 to 1, वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो 0 to 1 नीचे से ऊपर, तो उसका GIF 0। फिर उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं ग्राफ का, -√2 to -1 के बीच का, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां वेरी कर रहा है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 to 2 1 to 2। देख लो ना, इस पार्ट के लिए y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 to 2, उसका GIF 1। मतलब -√2 to -1 में y इज इक्वल टू कौन सी लाइन आएगी? 1 वाली लाइन। एग्जैक्ट -√2 पे वैल्यू 2 आ रही थी तो वो यहाँ पे। जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं तो एक्स स्क्वायर वैरी कर रहा है 2 to 3, मतलब कौन सा पार्ट? -√3 to -√2 के बीच वाला। तो इसमें ये वाला पार्ट आएगा ग्राफ का, इसमें उसकी वैल्यू 2 to 3, उसका GIF 2। तो इस तरीके से ग्राफ बनते जाएंगे। क्लियर है अब ये ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का? यस सर। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। फिजिक्स की क्लास कितने बजे से है? 7:50. आज 30 मिनट्स बढ़ा लो। 30 मिनट्स नहीं बढ़ा सकता ना, सुबह के मेरे को 2 लेक्चर करने पड़े थे शेड्यूल, मतलब सेकंड एंड थर्ड दोनों को शाम को करना पड़ा था। तो 7 बजे से फिर से लेक्चर है, तो बढ़ा तो नहीं सकते, 6:30 तक ही होगा क्लास। हो गया। हो गया? सर सेकंड क्वाड्रेंट में जो डार्क और हॉलो सर्कल है उनके हो तो एक्सचेंज होने चाहिए ना ऐसे। मतलब सर डार्क सर्कल की जगह हॉलो और हॉलो की जगह डार्क। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं रे, तुम खुद सोचो ना। अब एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू 2, एग्जैक्ट 3 पे 3 आ रही है। अब हमने जब ये वाला पार्ट कंसिडर किया, देख लो कौन सा? -√3 to -√2 वाला। तो उसमें ये वाला ग्राफ आ रहा है, तो उसमें वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 2 to 3। तो उसका GIF कितना आता है जब वैल्यू 2 to 3 वेरी करती है? तो 2। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बनानी पड़ेगी हमें। लेकिन जब एग्जैक्ट -√3 पे देखा तो वैल्यू 3 है, तो उसका डार्क डॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका क्या देना पड़ेगा हमें? हॉलो सर्कल। ठीक है? यस सर। इतनी चार्जिंग भी नहीं है तुम्हारे यहाँ पे भी? लाइट नहीं है क्या पीयूष? सर लाइट है लेकिन चार्जिंग नहीं है। और तो भाई लगाना फिर चार्जिंग को। अच्छा, वो चार्जिंग पे लगाने पड़ने कुछ खतरा होता है ना शायद? पता नहीं। पता नहीं क्या? कुछ नहीं आता है सर। हाँ, कुछ नहीं होता? नहीं होता। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता है नहीं। तो बढ़िया है फिर ये। लैप पे चार्जिंग लगा के ही पढ़ता हूँ सर। मैं भी। सर बैटरी पे इम्पैक्ट होता है अगर यूज करते वक्त चार्जिंग हाँ, वो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। कोई नहीं। ठीक है, अगला ग्राफ किसका था? ग्रेटेस्ट इंटीजर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, इसमें थोड़ी चीजें सोचनी। पहले हम ग्राफ बनाएंगे किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। तो इसका ग्राफ ये 0, ये वाला ग्राफ आता है उसका। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 -1 1। 1, -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जो रेंज आती है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस -1 2x की रेंज -1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 कौन से x के लिए आएगी, तो 1 के लिए, वो तो हमें मिल गया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी बताओ, 0 के लिए और 2 के लिए। वो पॉइंट सारे निकालने पड़ेंगे हमें, कहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 1, कहाँ पे उसकी वैल्यू 0, कहाँ पे 2। तो पहले इसकी वैल्यू -1, हमने इसकी रेंज देख ली, इसकी रेंज क्या आती है, y बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। तो इसके बीच के जितने भी इंटीजर्स है वो हम देखेंगे वो कौन से x के लिए आते हैं। तो सारे देखने की जरूरत नहीं, 4-5 हम देखने वाले बस। पहले तो -1, तो ये कब आता है, जब x इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये कौन से x के लिए आता है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य लगा दो, फिर 2 प्लस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज ये 1 प्लस रूट 2 आता है। ये सॉल्व कर लेना तुम, कहाँ पे कौन से x के लिए वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2। ऐसे अब लास्ट एक देखेंगे 2 कहाँ पे आती है। यार ना यहाँ पे लिख लो उन सबको, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। इसकी वैल्यू -1 कौन से x के लिए, 1 के लिए। इसकी वैल्यू 0 सॉल्व कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 एंड 2 के लिए। इसकी वैल्यू 1 कौन से x के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2। फिर इसकी वैल्यू 2, इतना काफी है, तो 2 को उधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में तो क्या, 2 + -√3/2। हाँ, तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3 ये आ जाएंगे। मतलब ये कर रहा हूं मैं एक तरीके से, इसमें x की वैल्यू देख लो, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3। तो एक x क्या होगा 1 प्लस रूट 3 एंड दूसरा x 1 माइनस रूट 3, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो उनको अब मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। इसकी वैल्यू -1 तो 1 के लिए आ रही थी, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। 0 पे एंड 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, तो देख लो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही थी, तो 1 देख लो वैल्यू, एक तो 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 1 माइनस रूट 2 यहाँ पे आएगा। फिर इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे आ रही थी, तो उसके लिए वो पॉइंट है 1 प्लस रूट 3 एंड इधर वाला कौन सा है, 1 माइनस रूट 3। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद देख लो, अब रीजन वाइज तो हमने इसको तोड़ लिया कि कौन से पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे। पहले तो इसकी रेंज क्या आती है, -1 टू इंफिनिटी, ठीक। तो कहाँ कहाँ पे कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, तो -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। तो इतना काफी है, इसकी हेल्प से वो आगे इतना ही पार्ट बनाने की जरूरत होती है ग्राफ में। तो 0 1 2 1 प्लस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 3। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 3, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू -1
-1, -1 तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा -1, है ना। फिर उसके बाद 0 पे वैल्यू, 0 2 पे वैल्यू 0, -1 + √2 पे वैल्यू 1, 1 - √2 पे वैल्यू 1, 1 + √3 पे वैल्यू 2, 1 - √3 पे वैल्यू 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। नहीं सर। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला रीजन, चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम। जब हम ये वाला रीजन कंसिडर कर रहे हैं 1 - √3 to 1 - √2 वाला, तो ये ग्राफ मिलेगा। तो x² - 2x की वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रही है? 1 से 2। 1 to 2। तो उसका GIF क्या आएगा? 1 1 1। तो देख लो इसका GIF 1 आ जाएगा। किसके बीच में? 1 - √3 to 1 - √2, तो GIF 1। लेकिन अब एग्जैक्ट 1 - √3 पे वैल्यू तो 2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हॉलो सर्कल। क्लियर है? फिर उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट कंसिडर करते हैं ग्राफ का, तो x² - 2x की वैल्यू क्या आएगी? किसके बीच में वैरी करेगी? 0 to 1 0 to 1। ये देख लो y एक्सिस के ऊपर इस वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे, y एक्सिस का ये वाला पार्ट आता है, वो कहां से कहां वैरी कर रहा है? 0 to 1। उसका GIF 0। अब एग्जैक्ट 1 - √2 पे वैल्यू तो 1 आती है, तो इसकी वजह से ये y = 0 वाला ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पे हॉलो सर्कल। फिर उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे ग्राफ का, ये वाला जब पार्ट कंसिडर करेंगे, तो तुम बताओ कौन सा पार्ट है ये? जब x 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा है, तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन आएगा x² - 2x के ग्राफ का। तो x² - 2x की रेंज क्या आती है, या उसकी वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है? -1 to 0 -1 to 0। उसका GIF 0 -1 -1 to 0 का GIF -1 आता है ना। तो ये देख लो उसके लिए ये ग्राफ, और यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू तो 0 है। फिर उसके बाद जब हम 1 to 2 के बीच वाला ग्राफ देखते हैं, तो उसमें भी x² - 2x की वैल्यू -1 to 0, उसका GIF -1, और एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू 0 थी, इसकी वजह से यहाँ पे हॉलो। फिर उसके बाद जब हम 2 to 1 + √2 वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे, तो ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का, तो इसमें x² - 2x की वैल्यू 0 to 1, तो उसका GIF 0। फिर अगला पोर्शन कंसिडर करेंगे, तो उसकी वैल्यू वैरी कर रही है 1 to 2, उसका GIF 1। इस तरीके से चीजें हमें मिलती जाएगी। क्लियर है ये ग्राफ? यस सर। चलो ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको अब। मतलब हम पहले क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो फंक्शन आ रहा है उसका ग्राफ बनाएंगे। फिर हम देखेंगे वो जो ग्राफ आता है उसकी रेंज क्या आती है। जैसे यहाँ पे -1 to ∞, तो उसमें देखेंगे वो जो ग्राफ आता है ना, उसमें वो जैसे ये x² - 2x है, तो x² - 2x कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है वो हम देखेंगे, और वो कौन से x के लिए ले सकता है फिर वो निकाल लेंगे। जैसे ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है इंटीग्रल, -1, 0, 1, 2, और वो कौन से x के लिए, तो वो ये हमने यहाँ पे भी सेम वही किया। x² की रेंज क्या आती है, यहाँ पे y अगर देखेंगे तो वो 0 to ∞, तो x² 0 कहाँ पे आता है, तो 0 पे। 1 कहाँ पे आता है, तो +-1 पे। 2 कहाँ पे आता है, +-√2। 3 कहाँ पे आता है, +-√3। ये सब हमने कर लिया, उनको प्लॉट किया वहां पे, और उसकी हेल्प से फिर ये ग्राफ। क्लियर है रीजन कंसिडर करते हुए? तो अब ऐसे ग्राफ बन जाएंगे GIF के। किसी को कोई डाउट इसमें? नो और कोई ग्राफ दिया था क्या? कॉस। कॉस वाला कितने लोगों का बन गया है?
ठीक है, मतलब 10-12 का तो हो गया है। ट्राई किया तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ये वाला हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। अब इसके बाद रॉन्ग होगा क्या सिमरन, ये वाला ग्राफ इस तरीके का एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जीआईएफ का? ठीक है। और कल का रिकवरी लेक्चर कितने लोगों, मतलब रिवीजन क्लास कितने लोगों ने अटेंड की थी? अच्छा, बहुत सारे कर रहे हैं अटेंड, चलो सही है। नए लोग तो करना ही, ठीक है। तो उसमें क्या क्वाड्रेटिक ही चल रहा होगा ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, ठीक है, कर लो उसको पूरा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो पूरी मॉड्यूल लगाना तो मुश्किल है, तो तुम एक काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ बस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई एडवांस के जेई मेंस के, उतना करोगे तो काफी है। मतलब उधर थ्योरी पार्ट कवर करते रहो और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। अभी के लिए इतना करोगे इनफ है, क्योंकि हमें करंट भी करना है, ठीक, और साथ ही साथ हमें फिर वो रिवीजन भी करनी है, तो इतना करो बस। तो एक मिनट है। क्या कह रहे हो? अबे HLP नहीं करनी है क्या? अबे पहले इधर तुम ध्यान दो, HLP करने चाह रहे हो। अच्छा, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? अरे मेरी इधर इतनी क्लासेस लग रही है, वो मुश्किल, मेरी क्लासेस होती उस टाइम पे 3:30 पे, तो ये जो टॉपिक्स आएंगे मतलब जैसे PNC जैसे, उसमें मैं ले लूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। लेकिन अभी ये जो टॉपिक्स थे क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, वो सर लेंगे, ठीक है। PNC, बायनोमियल, क्योंकि ये टॉपिक्स पढ़ाने का हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है। बाकी ये तो जनरल टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, तो सारा सभी लोग उसी तरीके का कंटेंट देते हैं, बस क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, बाकी तो कंटेंट तो सभी का सेम रहता है। लेकिन ये बायनोमियल, PNC, इसमें अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कंटेंट भी अगर दे रहे हो लेकिन उसको समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके नहीं मिल पाते ट्रिगो क्वाड्रेटिक में, ठीक, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर चलो ग्राफ हम देखते हैं पहले, कौन सा ग्राफ? कॉस, ठीक है। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का। तो पहले हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। ये वाला ग्राफ cos x का, तो पूरा बनाने का 0 to 2 पाई के बीच वाला ही बना लेंगे हम, उसी से बाकी सारी चीजें आ जाएगी। ये 0, π/2, पाई, 2 पाई नहीं 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, ऐसे यहाँ पे -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे ये -1 है, ये 1, यहाँ पे ये -1। तो तुम लोग बताओ, अब पहले हम देख लेते हैं इंटीजर वैल्यू कहाँ कहाँ पे आती है, वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। 0 पे cos की वैल्यू कितनी आती है? 1। 1, तो उसके GIF की वैल्यू भी 1। π/2 पे
वो एज इट इज एंगल नीचे ये π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 उसके GIF की 0, ठीक है, उसके GIF की वैल्यू भी 0। पाई पे कॉस की वैल्यू -1, उसके GIF की -1। 3π/2 पे 0, GIF की 0। 2π पे 1, GIF की 1। ऐसे फिर आगे 5π/2 पे 0 आता चला जाएगा। -π/2 पे 0, GIF की भी 0। -π पे -1 तो कॉस के GIF की भी -1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो जहां जहां इंटीग्रल वैल्यूज आती वो तो हमने प्लॉट कर लिए पॉइंट्स, ठीक है। अब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं ग्राफ का जिसमें x वैरी कर रहा है 0 to π/2। x जब 0 to π/2 वैरी कर रहा है तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा ग्राफ का। तो तुम इसमें बताओ cos कहां से कहां वैरी करता है, cos की वैल्यू 0 to 1 0 to 1, तो उसका GIF 0। तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आएगी किसके लिए, 0 to π/2 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू तो 1 आती है। तो y इज इक्वल टू 0 वाली जब लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 1 थी। और ये इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं ग्राफ का जिसमें x वैरी कर रहा है π/2 to π, तो cos x के ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा। तो इसमें बताओ तुम cos x की वैल्यू कहां से कहां वैरी करती है, -1 to 0 उसका GIF -1 -1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन आएगी लेकिन एग्जैक्ट π/2 पे तो वो 0 है। तो जब हम π/2 to π में बनाएंगे y इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा और ये। फिर उसके बाद π to 3π/2, जब x π to 3π/2 ले रहे थे cos के ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा। इसमें cos की वैल्यू -1 to 0 अगेन y इज इक्वल टू -1। फिर 3π/2 to 2π, ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का, इसमें cos की वैल्यू वैरी करेगी 0 to 1, उसका GIF 0, ठीक है। अब 2π पे एग्जैक्ट वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे हॉलो। इसी तरीके से पीछे बना लेना, ठीक है, मतलब ये ग्राफ आता चला जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद बताओ ये ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, 2π के बाद ही रिपीट करता है, देख लो। पहले -2π to 0 देखो, 0 to 2π देखो, सेम ग्राफ है। -2π to 0 देखो एंड 0 to 2π, तो सेम ग्राफ दिखेगा तुम लोगों को। क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का ग्राफ? यस सर ड्रॉ कर लो जल्दी। और इन ग्राफ्स की फिर से प्रैक्टिस करना घर पे, फिर से एक बार ड्रॉ करो, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा तुम लोगों के लिए, और प्रैक्टिस हो जाएगी। और समझ समझ के करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों ले रहे, पहले क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज बढ़ो। पहले हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, और फिर उसके बाद कौन से रीजन सेलेक्ट करके GIF का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से GIF के ग्राफ तो बन जाएंगे, चाहे उसके अंदर में कुछ भी आ जाए, ठीक। किसी को कोई डाउट, अब ये जितने भी ग्राफ हमने देखे उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ, सर हम ऐसे मान के चल सकते कि जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है उसके ऊपर या नीचे हॉलो ही आएगा। क्या क्या? डार्क स्पॉट के ऊपर या फिर नीचे हमेशा हॉलो स्पॉट ही आएगा। हाँ वैसे ही वो मान सकते हो। चलो ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, इसके ग्राफ्स हो गए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ GIF।
ये ग्राफ में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं जब पहली बार तुम करते हो, कुछ देखते हो उसको तो। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना ग्राफ बनाने में, नहीं सर, या आएगी? नहीं सर। हाँ, नहीं आएगी। मतलब जब मैं पहले साल पढ़ा रहा था इसको, तो मैं इंटरवल बना बना के पढ़ा रहा था। मतलब एक्स का इंटरवल ले रहा था, उसके लिए अंदर वाली वैल्यू 0 to 1, फिर उसका GIF, बहुत वो गंदा बन जा रहा था। जैसे वो स्टार्टिंग में हमने ग्राफ बनाया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, पहले एक्स के इंटरवल लिखे थे, उसके लिए उसके अंदर की वैल्यू 0 to 1, बहुत मुश्किल हो रहा था वो। लेकिन बाद में सोचा कि अंदर वाले का ग्राफ बना लिया, उसको इस तरीके से तोड़ लिया, उसके हेल्प से तो और आसानी से बन रहा है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही। बस ऊपर वाला ग्राफ देखना है, कहाँ पे उसकी वैल्यू इंटीजर आती है वो निकालना है, और उसके हेल्प से GIF का ग्राफ बहुत इजीली बन जा रहा है। तो इसी तरीके से करना है अप्रोच, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी प्रॉपर्टीज, अब GIF हमेशा कैसी वैल्यू देता है? इंटीजर। तो GIF बिलोंग्स टू क्या रहेगा? इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद चीज ध्यान रखना, GIF को अगर हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो ये लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस n, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। क्योंकि देख लो, जब GIF के अंदर में हम इंटीजर डालते हैं, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 क्या आता है? 2। 2 ही आता है। आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करो तुम, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। क्या ये सही है क्या इस तरीके से लिखना? हाँ हाँ सर। सर। 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, एंड 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ये सही है। भले ही लेस देन ना हो, लेकिन इक्वल टू तो आ सकता है ना। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटीजर के लिए। फिर उसके बाद मान लो अगर किसी को कहना है कि यहाँ पे अगर इंटीजर नहीं लेते तो कैसे, तो मान लो x को हमने लिया है 1.2, x इज इक्वल टू लिया है 1.2, तो उसका GIF 1 इसमें पुट करो। अब x की जगह पे 1.2, तो उसका GIF 1, ये 1.2 एंड 1.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.2। क्या अभी भी ये सही है क्या? हाँ सर, सही है। है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x रहेगा एंड ग्रेटर देन x माइनस 1 रहेगा हमेशा। यहाँ पे इक्विलिटी कब आएगी? जब x इंटीजर हो। जब x इंटीजर होगा तब यहाँ पे इक्विलिटी आएगी। इसके बाद और एक अच्छी प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड, GIF से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। x प्लस माइनस m, इसको हम m को बाहर ले सकते हैं इस तरीके से, लेकिन उसके लिए m का इंटीजर होना जरूरी है, तब जाके ही उसको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये देख लो, ये एग्जांपल, तुम 1.2 में 1 को ऐड करो तो ये कितना आता है? उसका GIF लेंगे तो 2। 2। अब उसको तुम अलग से भी कर लो, 1.2 प्लस 1, तो 1.2 का GIF 1 और ये प्लस 1, तो यहाँ से 2। तो इसका लिए बस वो क्या होना जरूरी है, m का इंटीजर होना मस्ट है। अगर m इंटीजर नहीं होता है फिर हम ऐसा लिख सके, ये हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम m इंटीजर होता है तो हम हमेशा इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर GIF के अंदर में x प्लस माइनस m आ रहा है, m इंटीजर है, तो उसको हम GIF x मतलब GIF x प्लस माइनस m लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी GIF माइनस एक्स। तो जब भी ये माइनस एक्स का GIF आएगा तो इसमें दो केसेस हमें बनाने होते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बताओ जब x बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? -x। -x, या ये लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। लिख सकते हैं ना। मतलब ये देख लो -2 का GIF -2 आएगा और माइनस टाइम्स ऑफ GIF ऑफ 2 तो ये भी -2 ही आएगा। तो मतलब अगर x इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को हम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली एट द एंड ये क्या होने वाला है, -x ही आने वाला है। ठीक है, तो -x ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, झंझट ही खत्म कर दो -x, क्योंकि GIF के अंदर में इंटीजर है तो वो वही वैल्यू हमें दे देगा। अब लेकिन जब इंटीजर नहीं होता है तो इसकी वैल्यू आती है ये -1 माइनस GIF x। वेरीफाई कर सकते हो तुम कोई भी एक एग्जांपल लेके x की वैल्यू लेके। ठीक है, ये याद रखना है हमें। देख लो ये -1.2 GIF कितना आएगा बताओ? -2। -2। अगर हम इस तरीके से इसमें पुट कर रहे हैं उसको -1 माइनस GIF 1.2, 1.2 का GIF -1, तो यहाँ से भी ये -2। इसका मतलब अगर x इंटीजर नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को हम ये लिख सकते हैं -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, और x इंटीजर होता है तो डायरेक्टली -x ही। अच्छा ये टॉपिक बोर, अरे बोर का क्या है, यही मजेदार टॉपिक्स है। इसमें ही तो पता नहीं चलता है कहाँ से क्या होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कैलकुलस, कैलकुलस पूरा फिजिक्स कैलकुलस से भरा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, कैलकुलस नहीं तो फिजिक्स नहीं। और वही चीजें हम देख रहे हैं अभी, कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं। 12th में पूरा कैलकुलस ही होता है, वेक्टर 3D भी आता है, लेकिन मेजर पार्ट जो है कैलकुलस का ही है। अगर मान लो तुम्हें आगे जाके फिजिक्स में कुछ करना है तो ये आना जरूरी है, कैलकुलस। तुम कुछ करने का सोचते हो आगे जाके, रिसर्च सेक्टर में जाके कुछ करना है, या इंजीनियरिंग में भी जाओ तुम, कोई फिजिक्स से रिलेटेड तुम ब्रांच ले लोगे या कोई भी ब्रांच ले लो, उसमें मैथ्स तो आती ही है। अब फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांच लोगे तो उसमें कैलकुलस भरा हुआ मिलेगा, कुछ और ब्रांच लेगा तो उसमें कुछ और चीजें, जैसे CS लोगे तो उसमें वो अपना PNC वगैरह, मैट्राइसेस डिटरमिनेंट, वो सारी चीजें रहती है। मैथ्स तो लेकिन रहता है, मैथ्स को तो तुम हटा नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आता है, बहुत सारा ऐसा। मैथ, बिना मैथ्स के तो कुछ होता ही नहीं है, इसके लिए उसको करना है। भले ही तुम्हें उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन ना दिखे अभी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा जब इंजीनियरिंग में जाकर तुम पढ़ोगे। ये किसने कह दिया बेसिक है F1 F2? ये कैलकुलस ही है एक तरीके से F1 F2। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, तो एक तरीके से कैलकुलस आने के लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सारी चीजें, पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। जब x इंटीजर है तो क्या आ जाएगा? 0। और जब x इंटीजर नहीं है तो क्या आएगा बताओ? तब भी 0 है।
अबे सोचो बे, इधर तब भी 0 आएगा। इधर देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x ये होता है जब x नॉन इंटीजर है, तो क्या आएगा बताओ अब? -1। -1 दिख रही ना, सामने चीजें हैं, देखो बस उसको। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये चैप्टर के लिए वेटेज मेंस में एंड एडवांस में देखा जाए तो इसके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस तो मान के चलो आते हैं, मतलब 8 मार्क्स का वेटेज ऑन एन एवरेज देखा जाए, ठीक है। सर हाँ, सर क्वालिटी के बाद कौन सा चैप्टर आएगा रिवीजन के लिए? ट्रीगो रहेगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये GIF के ग्राफ फिर से एक बार घर पे ड्रॉ कर लेना, प्रॉपर्टीज देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही है, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, यही होमवर्क है, तुम ग्राफ बनाओ, प्रॉपर्टीज याद करो। ओके, ठीक है फिर। सर तो जीआईएफ के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं ना? अभी नहीं कर सकते हो, अभी रहने दो, अभी बस ग्राफ तुम बनाओ, जो भी बोला गया उतना करो, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग यार जल्दी भेज देने की कोशिश में करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है।